Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on how to score 120 plus in UPSC prelims, where we are discussing cool tips and tricks that you can utilize to get to the right options without even knowing the answers. And guys, this program is all free, so don't forget to smash the like button, subscribe, and also turn on the notification. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you're following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्या है अगला क्वेश्चन? द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेंट्स एक्ट 1954. बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है. क्यों जेनरिक है? क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन. एडल्ट्रेशन क्या होता है? जब आप कुछ अनवांटेड चीज़ अपने फूड प्रोसेसिंग में डाल देते हो, तो उससे क्या होता है? हेल्थ ख़राब होती है ना, उससे स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं. ठीक है. अब ये एक्ट आया 1954 में, और नया एक एक्ट क्या आया? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट. तो ये भी फूड की सेफ्टी और स्टैंडर्ड से डील कर रहा है ना, और 2006 में आया, तो इसको रिप्लेस कर रही होगा डेफिनेटली. ठीक है. तो ये जब आपको कुछ नहीं मालूम है तो तब भी आपको पता चलेगा कि पहला सही है. ठीक है, कॉमन सेंस है. दूसरा क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स जो फसाई है अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. अब देखो, ये अगर आपको पता है तो ही करोगे, तो ही कर पाओगे, क्योंकि हमको ये तो पता है कि फसाई जो है वो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंदर होगा. ठीक है, क्योंकि हेल्थ से रिलेट कर रहा है, फूड है तो हेल्थ से रिलेट कर रहा है, तो ये तो सही है. बट क्या ये सही है कि इट इज़ अंडर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज? ये नहीं पता है ना. अगर आपने पढ़ा होगा कि ये इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, इसका चेयरमैन को, तभी आप कर पाओगे. नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे, राइट. तो इसमें भी आप मतलब एक, अब देखो, अगर पहला सही है तो या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है. अगेन 50-50 पे आ गए, है ना. अगेन ऐसे बहुत क्वेश्चन होंगे जिस पे आप 50-50 पे आ जाओगे. ठीक है. तो ये वही, फिर मैं वही सजेस्ट करता हूँ कि अब मॉक करो, उसमें देखो कि अगर आप कोई भी मारते हो इनमें से तो नेट में आपका सही होता है कि नहीं सही होता है. हमारा फोकस क्या है कि हमको मैक्सिमाइज़ करना है अपना मार्क्स, है ना. कितने जैसे भी करके हम मैक्सिमाइज़ कर पाएँ और कट ऑफ के ऊपर आ पाएँ, हमको यही मेन चीज़ करना है. आप जैसे भी करो आप. ठीक है. तो उसमें से एक ट्रिक ये भी हो सकती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 25 क्या बोल रहा है? विद द रेफरेंस टू द प्रोविजंस मेड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. अब कोई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है. ठीक है. उसमें कुछ कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं. ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में कौन सी सही है कौन सी नहीं है, हमको ये बताना है. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं. द फैमिलीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ BPL ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स. अगेन ओनली आ गया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. ठीक है. अगर ओनली आ गया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. ठीक है, गलत होने का चांस ज़्यादा है, बट हमको उसको स्क्रैप नहीं करना है. ठीक है, हमको उसके ऊपर सोचना है कि ओनली तो आ गया, बट क्या क्यों हो सकता है ये स्टेटमेंट गलत? क्योंकि देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि सिर्फ BPL की फैमिलीज ही एलिजिबल हैं. BPL मतलब 1 पॉइंट कुछ जो $1.9 अगर मैं वर्ल्ड बैंक का लूँ. ठीक है, उससे नीचे अगर कोई है तो है, अगर $2 वाला है तो उसको सब्सिडाइज फूड ग्रेन नहीं मिलेगा. ऐसा हो सकता है क्या? और यहाँ पे बात भी किसी कर रहा है, सब्सिडाइज फूड ग्रेन. ऐसा भी नहीं बोला कि हम फ्री में देंगे. ठीक है, फ्री फूड ग्रेन्स की भी बात नहीं कर रहा है, सब्सिडी की बस बात कर रहा है. सब्सिडी तो मिल ही सकती है नॉर्मल APL वालों को भी, है ना. तो ये तो गलत हो गया कि सिर्फ BPL वालों को ही फूड में सब्सिडी मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी, है ना. तो ये गलत हो गया. 1 गलत कर देते हैं. 1 गलत हो गया. ठीक है. अब अगर 1 गलत हो गया तो या तो, सॉरी, 1 अगर गलत हो गया तो A ऑप्शन चला गया और C ऑप्शन चला गया. ठीक है. 2 और 3 देखते हैं. The eldest woman in the household of age 18 years or above shall be the head of the household for the purpose of insurance of the ration card. ये जनरली सही है, क्योंकि उज्ज्वला योजना में भी ऐसा ही है ना, कि जो एल्डेस्ट वुमेन होगी, घर की लेडी होगी, उसी को हम उसी के नाम पे कनेक्शन इशू होता है, वैसे ही होता है. तो जनरली क्या रहता है ना, सरकार का वुमेन को अपलिफ्ट करने का फोकस ज़्यादा है. ठीक है. तो ऐसा कोई जो स्कीम होता है उसमें जब हम राशन के लिए पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यही करते हैं, एल्डर जो वुमेन है उसी को ही हम हेड मानते हैं. ठीक है. बट हम थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं. 2 सही हो सकता है, थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं. प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स. ठीक है. प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स आर एंटाइटल्ड टू टेक होम राशन ऑफ 600 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर 6 मंथ्स. अब अगर आपने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो आपको पता चलेगा कि ये 1600 नहीं है, ये 1600 नहीं बल्कि 600 रहता है. ठीक है. 1600 का सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो सरकार नहीं दे पाती है. ठीक है. 1600 कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सरकार नहीं दे पाती, सरकार बोलती है हम बस 600 देंगे. ठीक है. तो ये हो जाता है गलत. थर्ड गलत हुआ तो B हो गया इसका आंसर. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इंडिया इनैक्टेड द GI एक्ट, Geographical Indications of Goods Act 1999 in order to comply with the obligations of.
क्या है जोग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट? जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कोई जोग्राफी में कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है ना, तो उसको एक ट्रेडमार्क टाइप दे देते हैं और उसको बोलते हैं कि वो जोग्राफी जीआई टैग है इसके पास। यही तो होता है, जैसे मान लो तमिलनाडु में वो डिंजिगुल लॉग करके होता है ना, उसको जीआई टैग मिला था अभी, है ना, वो लॉग जो है जो जेल में यूज़ होता है ना, वो तमिलनाडु का है। अब वो सिर्फ तमिलनाडु में ही बनता है क्योंकि वहाँ मतलब बनता तो बहुत जगह है, बट वो तमिलनाडु की स्पेशलिटी है क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, वहाँ का ही टेक्निक है ये, है ना, तो उसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो जीआई टैग यही होता है, ठीक है। अब ये ट्रेडमार्क टाइप चीज़ है, ठीक है, जैसे ट्रेडमार्क होता है ना वैसे टाइप की चीज़ है। इसको कोई और मतलब किसी और स्टेट में लोग यूज़ नहीं कर सकते उस चीज़ को कि भाई ये हमारा प्रोडक्शन है, ठीक है, इस टाइप से नहीं कर सकते। तो ये किसके अंडर आएगा? लेबर के अंदर आएगा? नहीं। आईएमएफ के अंदर आएगा? नहीं, आईएमएफ तो बैंकिंग का काम करता है। यूनाइटेड नेशन ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अंदर आएगा? नहीं। किसके अंदर आएगा? डब्ल्यूटीओ के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो सी और डी में, ठीक है, तो सी और डी में ज़्यादा अच्छी बॉडी डब्ल्यूटीओ है ना, तो जीआई टैग उसी के अंदर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोल रहा था? हाँ, तो ये चेयरपर्सन जो है अपना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग। डिजिटल पेमेंट्स की बात हो रही है। अभी आपको ये क्वेश्चन बहुत सही लग रहा है, ठीक है, बट उस टाइम भीम नया नया आया था, तो उस टाइम ये क्वेश्चन टफ था, ठीक है। डिजिटल पेमेंट्स के बारे में बात हो रही है, देख लेते हैं क्या है। भीम तो सब चलाते हैं। भीम ऐप अलाउज यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनी वन विद यूपीआई एनेबल्ड बैंक अकाउंट। अब ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, देखो अभी आपको बहुत सारा लगेगा हाँ ये सही है, ठीक है, अभी तो आप कर लोगे, बट उस टाइम नया नया आया था तो उस टाइम डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या बोल रहा है? वाइल ए चिप जो नॉर्मल डेबिट कार्ड है वो 4 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन यूज़ करता है, भीम जो है वो 2 फैक्टर करता है। भीम 2 नहीं, भीम 3 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन यूज़ करता है, ठीक है। तो ये हो गया 3 फैक्टर होते हैं। फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि कितनी बार आपको कोई पासवर्ड डालना पड़ेगा या फिर कोई प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगा बिफोर द पेमेंट्स गेट्स ट्रांसफर्ड। तो पहले आप अकाउंट क्रिएट करते हो, फिर पिन डालते हो, है ना, फिर ऑथराइज करते हो, तो 3 बार हो जाता है वो, ठीक है। तो ये है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 गलत है, 1 सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसकी बात करते हैं। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्रिक वाला जो क्वेश्चन है ना वो ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्या है ये। रिगार्डिंग मनी बिल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहली बात तो उसने नॉट करेक्ट पूछा है, तो हम नॉट को अंडरलाइन कर देंगे कि हम जो इसमें से सही नहीं है हमको वो बताना है, ठीक है। तो पहला देखते हैं क्या बोल रहा है। अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल if it contains only provisions relating to the imposition, abolition, remission, alternation और regulation of any tax। अब देखो इसमें ओनली तो आया है ना, बट मैंने क्या बोला था, आँख बंद करके कभी भी ऑप्शन मत मारा करो, ठीक है। और मैं ये भी आपको बता देता हूँ ये चीज़ कि यूपीएससी का क्या होता है ना, जब भी ऐसे ये नॉट करेक्ट वाले स्टेटमेंट्स होते हैं ना, तो यूपीएससी जानबूझ के आपको फंसाएगा। वो पहले ही क्वेश्चन उसको भी मालूम है कि ओनली स्टेटमेंट्स हम लोग ज़बरदस्ती गलत करते हैं, है ना, मतलब हम लोग जनरली गलत करते हैं, तो बच्चों का भी माइंडसेट ऐसा ही रहता है। तो क्या करेगा वो, आपको पहले क्वेश्चन में ओनली दे देगा। आप देखोगे ओनली ओनली आ गया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत करो, यही आंसर है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप ये नीचे के 3 ऑप्शन पढ़ोगे ही नहीं और वहीं पे आप सॉर्ट आउट हो जाओगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको ऐसे नहीं करना है। जहाँ भी ये नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन रहता है ना, और ओनली वाला रहता है, ऐसा नहीं है कि ओनली, देखो बैक ऑफ द माइंड हमारे ये चल रहा है कि ये गलत हो सकता है, ठीक है, बट हमको सिर्फ एट द बैक ऑफ द माइंड बोलना है। हमको 100% श्योरिटी नहीं है। अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम है, अगर आपको ये पॉइंट नहीं मालूम है और ओनली आ गया है, तो 100% श्योरिटी तो है नहीं कि ये गलत होगा, है ना। ओनली 70% प्रोबेबिलिटी है, तो 30% के लिए बाकी 3 ऑप्शन तो पढ़ ही सकते हैं ना। तो क्या पता उसमें और कोई एकदम दावे के साथ हमको 100% चीज़ पता हो कि हाँ ये तो गलत है, तो हमें आंसर मिल जाएगा अपना, है ना। तो अब इसमें ऐसे ही करेंगे हम। देखो यूपीएससी ने फंसाने के लिए आपको पहली क्वेश्चन में पहली ऑप्शन में ओनली दे दिया। अब आधी जनता यही मार के आ गई और गलत हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं, पहले बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन क्या है? सॉरी, बी ऑप्शन क्या है? अ मनी बिल हैज़ प्रोविजंस फॉर द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या पता, डाउटफुल कैटेगरी में डाल देते हैं इसको, ठीक है। सी क्या बोल रहा है? अ मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए मनी बिल पास होता है। ऐसा होता है क्या? कंटीजेंसी फंड क्या होता है? कंटीजेंसी फंड क्या होता है कि जहाँ जो प्रेसिडेंट की अथॉरिटी में होता है, 500 करोड़ का फंड रहता है वो, है ना, जो इमरजेंसी में यूज़ होता है। और वो किसके अंडर आता है? वो प्रेसिडेंट की अथॉरिटी होती है। प्रेसिडेंट अपनी अथॉरिटी से उसको खर्चा कर सकता है, उसके लिए कोई बिल वगैरह पास नहीं होता है, ठीक है। ऐसे तो मनी बिल निकाल के हम इमरजेंसी वाले फंड को यूज़ करती रहे सरकार, है ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो ये तो डेफिनेटली गलत है, सी वाला, समझ में आ रहा है? सी तो डेफिनेटली गलत है कि कोई भी ऐसा बिल नहीं होता है जो
कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए होता हो, ठीक है, तो ये तो डेफिनेटली गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखो, अब आपने नीचे अगर नहीं ऑप्शन पढ़े होते, थोड़ा बहुत मनी, अब ये मनी बिल का जो डेफिनेशन लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है ना, उसका स्टार्ट ऐसे ही होता है, अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस रिलेटिंग टू, उसके बाद 3-4 स्टेटमेंट है नीचे। पहला उसमें स्टेटमेंट ये है, इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, एक प्रोविजन है ये, ठीक है। दूसरा प्रोविजन ये है कि फॉर प्रोविजंस फॉर द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। और फिर तीसरा ये आ जाएगा, बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरिंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट ये चीज़ तो डेफिनेटली आपके लॉजिक से ही गलत हो जाती है अगर आपको कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया पता है क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आप ये पढ़ लो आराम से बैठ के कि क्या डेफिनेशन है मनी बिल का, है ना, जो दिया हुआ है, इसमें यहीं से स्टार्ट होता है, देखो, ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद, और फिर नीचे आता है सारे प्रोविजंस, ठीक है। तो ये पढ़ लेना आप आराम से। आगे बढ़ते हैं। तो क्या सीखा कि भाई ओनली हो तो ऐसे ओवर एक्साइटमेंट में गलत मत कर देना, है ना, बाकी ऑप्शंस भी पढ़ने हैं हमको, और ओनली जब हो तो हमको सिर्फ बैक ऑफ द माइंड रखना है कि गलत हो सकता है, ठीक है, बट हम बाकी ऑप्शंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। 29 देखते हैं। 29 क्या बोल रहा है? अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज ऑन अ लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली। अब देखो ये इसमें कैसे करोगे क्वेश्चन को, ये थोड़ा बहुत अगर फिजिकल जोग्राफी का मैप पढ़ा है तो ही कर पाओगे, है ना। अब इसमें आप दिल्ली है, ठीक है, कैसे बनाते हैं इंडिया का मैप, ऐसे करके देखो, ऐसे बनता है ना, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है बट स्टिल, है ना, मतलब ऐसे करके कुछ बनता है ना। अब दिल्ली कहीं इधर है कहीं दिल्ली, है ना, इधर इधर कहीं है दिल्ली, और जो आपका जो पुणे है, पुणे इधर है, एकदम कोस्टल सिटी है ना, कोस्टल तो नहीं बट पुणे काफ़ी इधर है ना, महाराष्ट्र में वेस्टर्न कोस्ट पर है, तो ये इसके पास, पहले मेरी लाइन बना दे, तो ये इसके पास तो नहीं है, ठीक है, ये हट गया, ऑप्शन डी हट गया, ठीक है। अब कैसे करेंगे? अब है नागपुर, हैदराबाद और बैंगलोर। अब नागपुर भी महाराष्ट्र के ना ईस्टर्न साइड पर है, नागपुर भी इधर कहीं है, इधर है नागपुर कहीं, ठीक है, इधर है नागपुर कहीं, तो ये भी काफ़ी दूर है, ठीक है, तो इसको भी हटा देते हैं। बचा हैदराबाद और बैंगलोर, ठीक है। अब हैदराबाद यहाँ, ये इधर तुम्हारा तेलंगाना आंध्र प्रदेश है, इधर कहीं है हैदराबाद, है ना, और बैंगलोर भी इधर कहीं है, ठीक है। अब अगर मैप नहीं मालूम है तो इन दोनों में से कोई एक मारो, है ना, अगर मालूम है तो ही कर पाओगे इसको, ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ये बैंगलोर बेसिकली, ये जो लाइन है ये बैंगलोर से पास होती है इधर, ठीक है, बैंगलोर से इधर पास होती है, तो इसका आंसर है बैंगलोर, ठीक है। अब हम बस थोड़ा लॉजिक से क्या कर सकते हैं, नागपुर और पुणे को हटा सकते हैं, क्योंकि पुणे एकदम वेस्ट साइड पे और नागपुर काफ़ी ईस्ट साइड में, ठीक है, महाराष्ट्र के, तो ये आप हटा सकते हो। बाकी और दो ऑप्शन हटाने में मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पास पास ही हैं, ठीक है, लाइन के, तो ये ऐसे कर सकते हो आप। तीसरा 30th पढ़ते हैं। 30th क्या बोल रहा है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कोई कन्वेंशन है, ILO का कोई कन्वेंशन है, लेबर का कोई कन्वेंशन है, 138 एंड 182, ठीक है, इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। हमको नहीं पता कौन सा ये कन्वेंशन है, क्या करता है, मेरे को कुछ नहीं पता, ठीक है, बट हम ऑप्शंस पढ़ के इसका आंसर निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं। पहला है चाइल्ड लेबर, लेबर की ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर से डील कर रहा है, हो सकता है, ठीक है, तो इसको हम स्टार मार देते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड क्लाइमेट चेंज। अब लेबर की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और क्लाइमेट चेंज से क्यों डील करेगी, ठीक है, तो ये गलत हो गया, बिल्कुल ही वेग ऑप्शन है, ठीक है। तीसरा क्या बोला? रेगुलेशन ऑफ फूड प्राइसेस एंड फूड सिक्योरिटी, फूड से भी क्यों डील करेगी लेबर की ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। तीसरा है जेंडर पैरिटी एट द वर्क प्लेस, ये फिर भी हो सकता है एक ऑप्शन, क्योंकि जेंडर पैरिटी थोड़ा बहुत वर्क प्लेस से रिलेटेड है ना, तो थोड़ा बहुत हो सकता है। बट आप ये बताओ, अब मेरे को ए और डी में से ऑप्शन मारना है कोई, ठीक है, मेरे को ए और डी में से चूज़ करना है, तो आप कौन सा चूज़ करोगे? डेफिनेटली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे सामने जो बड़ी चीज़, जो मेजर चीज़ एड्रेस करनी है वो क्या है? चाइल्ड लेबर। जेंडर पैरिटी तो बाद में आता है ना, पहले तो आप चाइल्ड लेबर एड्रेस करो, बाद में जेंडर पैरिटी की बात आएगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से आप चाइल्ड लेबर मार सकते हो इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि लेबर से डील कर रहा है, चाइल्ड लेबर एक ऑप्शन है, ठीक है। जेंडर पैरिटी भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो नहीं सकता, हो सकता है, बट मोर डिलीजेंट और मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चाइल्ड लेबर, तो जनरली आंसर वही सही होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चाइल्ड लेबर का इशू जो है वो इम्पॉर्टेंट है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया? चाइल्ड लेबर। और अगर वैसे इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो कोई भी एक मार के चले जाओ फिर, और क्या। बट जो जो कोई भी एक मारना होगा ना, वो भी ऐसे रैंडम नहीं मारना होता है कि भाई इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके मार दिया, ऐसे नहीं मारा करो। थोड़ा देख लो कि भाई क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट इशू कौन सा है, चाइल्ड लेबर है इंपॉर्टेंट इशू, तो मार दिया चाइल्ड लेबर, ठीक है। जेंडर पैरिटी तो बाद में आएगा, जब चाइल्ड लेबर एड्रेस कर लेंगे तब जेंडर पैरिटी का इशू आता है ना, तो इस टाइप से हो गया।
32 देखते हैं. विद द रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, तो पहले तो आप यही बताता हूँ मेरे को कि इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का होता है उनमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है. इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, है ना. इलेक्टेड मेंबर्स किससे किससे करते हैं, दोनों हाउसेस के, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, और कौन पार्टिसिपेट करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, है ना. ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं. अब बस इतना मालूम है, हम नीचे देखते हैं क्या बोल रहा है. द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. ओके. द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ द राज्यसभा. अब देखो, अगर लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी है तो कर लोगे, नहीं पढ़ी है तो कैसे करना है लॉजिक से, ठीक है. पहला स्टेटमेंट क्या बोला, अच्छा हमने ये देख लिया था कि लोकसभा के जो एमपीज हैं, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में जो एमपीज हैं वो वोट करेंगे, और एमएलए जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में वो वोट करेंगे, ठीक है. तो इन वोट्स का कुछ वैल्यू होगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि कौन सेलेक्ट हुआ है, ठीक है. उस वैल्यू की वो बात कर रहा है, ठीक है. द वैल्यू ऑफ अ वोट ऑफ ईच एमएलए, एमएलए कौन होता है, जो स्टेट में है ना. उसका जो वो वोट देगा उसका जो वैल्यू होगा वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा. क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है. क्यों सही बात है, क्यों ऐसा करेगा, क्यों सही बात है ये? क्योंकि देखो, हर स्टेट का पॉपुलेशन अलग अलग होता है, ठीक है. हर स्टेट में सीट अलग अलग होती हैं, ठीक है. तो कोई एमएलए जो है, कोई एमएलए मान लो उत्तर प्रदेश का एमएलए है, ठीक है, तो वो वाइडर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन ज़्यादा है. वहीं अगर मैं असम की बात करूँ, या फिर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, या ऐसे कोई स्टेट्स की बात करूँ जो बहुत ही कम है पॉपुलेशन में, उसमें एक एमएलए का रिप्रेजेंटेशन, जो एक एमएलए लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो काफ़ी कम होगा, ठीक है. तो आप दोनों एमएलए को सेम वोट, सेम वैल्यू तो दे नहीं सकते हैं ना. तो वैल्यू डेफिनेटली डिफरेंट होगा दोनों का, क्योंकि एमएलए तो स्टेट में होता है और स्टेट का पॉपुलेशन अलग अलग है, ठीक है. तो वैल्यू डिफरेंट होता है, ठीक है. तो पहला ऑप्शन कॉमन सेंस से हो गया सही, ठीक है. दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है. वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपी ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द एमपीज ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द एमपीज ऑफ द राज्यसभा. अब मेरे को बात बताओ, एमपी जो होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं ना. एमपी इलेक्ट कैसे होता है, एमएलए जो एमएलएज हैं, जो एमएलए स्टेट के एमएलएज हैं, वो एक बंदे को एमपी भेजते हैं, है ना. अपने स्टेट से एक बंदे को एमपी भेजते हैं. ऐसा तो नहीं है 3 बंदों को एमपी भेज रहे हैं या 4 बंदों को एमपी भेज रहे हैं, जो मेरा यहाँ पे डिफरेंस आएगा कि भाई उत्तर प्रदेश से 5 एमपी आ गए और सिक्किम से सिर्फ एक ही एमपी आया है ना. ऐसा तो होता नहीं है. तो एमपीज़ क्या हैं, एमपीज़ बेसिकली पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दे हैव अ वाइडर रिप्रेजेंटेशन, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इनका वैल्यू क्या होता है, इनका वैल्यू सेम होता है वोट का. ऐसा नहीं होता है कि जो उत्तर प्रदेश से एमपी आ रहा है उसके वोट का वैल्यू अलग है, और जो सिक्किम से एमपी आ रहा है उसका वैल्यू अलग है. दोनों का सेम वैल्यू होता है, ठीक है, क्योंकि वो पूरी जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे स्टेट को, सॉरी पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. समझ में आ रहा है. तो इसीलिए उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. तो ये जो स्टेटमेंट है कि वैल्यू ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यूज ऑफ एमपीज ऑफ द राज्यसभा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि वैल्यू तो सेम होता है, ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया. अब देखो, इसका अगर फॉर्मूला आपको देखना है कि क्या फॉर्मूला होता है, तो आप गूगल कर सकते हो. उसमें जैसे जो एमएलएज है उसका फॉर्मूला होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल एमएलएज, ठीक है. टोटल एमएलएज इंटू 1/1000, ये वैल्यू होती है हर एक एमएलए के वोट की, ठीक है. तो ये किस पे डिपेंड कर गया, पॉपुलेशन पे डिपेंड कर गया, राइट. और ऐसे ही जो एमपी का वोट का वैल्यू होता है, उसका एमपी का वोट का वैल्यू क्या होता है कि जितने एमएलएज जिनने वोट किया है, टोटल एमएलएज, जितने एमएलएज ऑल ओवर इंडिया जिनका वोट का वैल्यू है डिवाइडेड बाय टोटल एमपीज, ठीक है, इंटू 1/1000, या जो भी बाद में इधर फिगर होता है, ठीक है. तो यहाँ पर जो टोटल एमएलएज हैं इंडिया में वो तो कांस्टेंट रहेंगे ना, वो डिपेंड थोड़ी करेगा कि उत्तर प्रदेश में कितने और असम में कितने हैं, ठीक है. तो वो सेम रहेंगे, तो इसीलिए ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू सेम आ जाती है. समझ में आ रहा है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है. अब देखो, ये वाला पिछला क्वेश्चन था क्या, हाँ ये वाला, ये बेंगलुरु वाला क्वेश्चन था ना. तो ये देखो, ये दिल्ली वाला जो है ये बैंगलोर ज़्यादा है, और मतलब हैदराबाद ही पास में ही है, बट बैंगलोर से एकदम टच करके पास करता है. और पुणे देखो यहाँ एकदम साइड में, नागपुर भी एकदम साइड में, ठीक है. तो ये दोनों हमने इसीलिए क्रॉस कर दिए थे, ठीक है. बाकी तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तभी कर पाओगे इसमें, ठीक है. 33 क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द इंडियन कंटेक्स्ट व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग द एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. अच्छा, ये उस पर क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स में था उस टाइम, तो क्वेश्चन आया है क्योंकि एडिशनल प्रोटोकॉल उस टाइम ही आया था, है ना. तो ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें कोई ट्रिक व्रिक लग नहीं रहा है, ठीक है. बाकी ये वाला आंसर गलती से इधर लिख गया है, अब आपको तो पता ही चल गया होगा क्या आंसर है. एनीवेज देखते हैं हम लॉजिक से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है. विद द रेफरेंस टू ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, कोई एक अलायंस होगी इंस्टीट्यूशन की, ठीक है, कोई एक इंस्टीट्यूशन की अलायंस होगी जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में बात करती होगी। क्लाइमेट स्मार्ट मतलब कि कैसे हम क्लाइमेट का यूटिलाइजेशन करके एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ज्योग्राफी पे डिपेंड कर जाएगा। इंडिया का क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का टेक्निक अलग हो सकता है ना, और यूरोप का अलग हो सकता है क्योंकि वहाँ ठंडी होती है, इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ना। तो ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का स्ट्रैटेजी डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब हम देखते हैं कि नीचे क्या ऑप्शन बोल रहा है। नीचे क्या बोल रहा है, जो ये भी ये अलायंस है गाक्सा इज़ एन आउटकम ऑफ क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस 2015। नहीं पता, क्या पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं पता रहेगा कि क्लाइमेट का था कि नहीं था। दूसरा देखते हैं, मेंबर ऑफ गाक्सा डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। क्या बोला, कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं रहता है, ठीक है। बाइंडिंग ऑब्लिगेशन का क्या मतलब, कि जैसे मान लो कि गाक्सा ने क्या किया कि गाक्सा ने कोई रूल बनाया कि भाई इस टाइप ऑफ क्रॉप के लिए इस टाइप का मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी इसकी मेंबर्स हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी हो, यूरोप हो वगैरह, एक्स वाई जेड, उन सब में एक तरीके से इंप्लीमेंट होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि क्लाइमेट कंडीशंस डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट होता है। तो बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस आप इशू नहीं कर सकते कि आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो सही बात है, ठीक है, कि इट डज़ नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, ठीक है। पहला हमको पता नहीं है, दूसरा सही है, तीसरा देख लेते हैं। इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएशन ऑफ गाक्सा। अब देखो, अगर ऐसी कोई बॉडी इंडिया ने बनाई होती, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, न्यूज़पेपर वाले छाप छाप के आपको बता देंगे कि ये इंडिया ने बनाई है, ठीक है। जैसे वो है वन नेशन वन ग्रिड वन सन वाला इनिशिएटिव, वो इंडिया का इनिशिएटिव है, ठीक है। अगर ऐसी कोई अलायंस इंडिया करती तो वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती और आपको पता होती। आपको अगर ये नहीं पता है और आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो और आप नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो इसका मतलब है कि इंडिया ऐसी कोई चीज़ में इन्वॉल्व था नहीं, ठीक है, पहली बात। तो थर्ड हम गलत कर देंगे, थर्ड गलत करेंगे अगर, तो आंसर आ गया बी, ठीक है। ऐसे इसको कर सकते हो अप्रोच, ठीक है। अभी तो यहाँ आंसर लिखा हुआ है इसलिए काफ़ी ईजी हो गया, बट नहीं लिखा रहता है तो थोड़ा वो रहता है, थोड़ा डाउट आ जाएगा आपके में कि है कि नहीं है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग, बट ये लॉजिक यूज़ कर सकते हैं ना हम लोग कि भाई अगर इंडिया कोई बॉडी स्टैब्लिश करता है तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है वो, है ना, क्योंकि इंडिया का इनिशिएटिव है और वो भी ग्लोबल इनिशिएटिव है, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, कितना न्यूज़ में चल रहा है पिछले 3-4 साल से, 2015 से अभी तक 20 तक चल रहा है ना। तो वो रहता है न्यूज़ में जनरली। अब देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। ये कुछ कंट्रीज दी हुई हैं, है ना। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग आर द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियन। मतलब एशियन का किनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। फ्री ट्रेड पार्टनर कौन कौन है, ठीक है। तो अभी आप रिसेंट में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है RCEP वाला, है ना। RCEP बहुत ज़्यादा चल रहा है कि इंडिया ने RCEP से विड्रॉ कर लिया, उसके डीमेरिट्स ये हैं, मेरिट्स ये हैं, ठीक है। तो RCEP क्या है, RCEP यही है, एशियन कंट्रीज़ हैं, जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही थी, किन से, 6 कंट्रीज़ के साथ। 6 कंट्रीज़ में कौन कौन आ रहा था, एक तो इंडिया आ रहा था, ठीक है, चाइना आ रहा था, जापान आ रहा था, है ना, ऑस्ट्रेलिया आ रहा था, न्यूजीलैंड आ रहा था और साउथ कोरिया आ रहा था, ठीक है। फिर इंडिया ने बोला नहीं 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 हम नहीं आएंगे, हमारा फिर चाइना से इम्पोर्ट आप बढ़ा दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, है ना, हम फिर ड्यूटी भी नहीं लगा पाएंगे, तो हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी हिट वो करेगा, क्या बोलते हैं, हैम्पर होगा। तो इसीलिए हम RCEP का पार्ट नहीं बनेंगे। बट मेरे को ये बताओ RCEP का बात आया कहाँ से था। अभी तो इंडिया का जो क्या बेसिक कंसेप्ट RCEP का ये था कि अभी क्या है, ये जो भी 6 कंट्रीज़ मैंने बताई आपको, इनका अलग से तो एशियन के साथ है, ठीक है। बट ये लोग क्या चाहते थे कि एक पर्टिकुलर ग्रुप बन जाए जिसमें 16 कंट्रीज़ हों, जो 10 एशियन की हों और 6 आपकी 6 इसकी कंट्रीज़ हों, किसकी, जो अभी मैंने बताई, इंडिया चाइना जापान साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है, ये हों। और सबका आपस में एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। मतलब न्यूजीलैंड को अगर इंडिया में सामान भेजना है तो उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगेगा, चाइना को भेजना है तो कोई ड्यूटी नहीं लगेगा, ठीक है, इस टाइप से हो। इंडिविजुअल तो है अभी भी, ठीक है। तो इंडिविजुअल किसके किसके साथ है इंडिया का, मतलब सॉरी एशियन का इंडिविजुअल है इन कंट्रीज़ के साथ। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है उसमें, चाइना है ना, इंडिया का भी है उसमें, है ना, और जापान का भी। हमने ये 6 कंट्रीज़ देखी थी ना, इसके ये 4 हो गई और इसके अलावा साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड। तो इनका अभी इंडिविजुअल एशियन के साथ है, बट ये लोग चाह रहे थे कि एक ही ग्रुप में हो जाए ताकि न्यूजीलैंड भी इंडिया में सामान भेज पाए। अभी न्यूजीलैंड इंडिया में सामान नहीं भेज पाता है, समझ में आ रहा है। उसके ऊपर अगर भेजेगा तो कस्टम ड्यूटी लगेगा। अगर RCEP साइन हो जाता तो क्या होता कि ये फ्री में सामान भेज पाता या बहुत ही लोअर ड्यूटी में भेज पाता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया चाइना इंडिया और जापान। 1 3 4 5 1 3 4 5 किसी में है, सी में है, ठीक है।
तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स डिजिटल इंडिया के बारे में बात हो रही है, ठीक है। डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ द गवर्नमेंट। डिजिटल इंडिया क्या है, क्या बहुत न्यूज़ में रहता है डिजिटल इंडिया, क्या था डिजिटल इंडिया, क्या है, क्या करने वाले हैं गवर्नमेंट, इससे क्या करने वाली है कि डिजिटल पेमेंट प्रमोट करेगी, है ना, और इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, वाईफाई की सर्विसेज प्रोवाइड करेगी रिमोट कॉर्नर्स में। जैसे अभी अंडमान एंड निकोबार में एक ऑप्टेबल केबल बिछाई है यहाँ से इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक, है ना। तो वो किस लिए है, वो डिजिटल इंडिया का पार्ट है ना। वो उन्होंने यही किया कि भाई हम वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देंगे, है ना। और हम क्या बोलते हैं ना, हम कैश का जो वो है, मतलब क्या है, हार्ड कैश है, उसको हम कम करके डिजिटल पेमेंट को बढ़ाएंगे। यही चीज़ है डिजिटल इंडिया, और तो कुछ है नहीं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज़ ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड, ठीक है। ये डिजिटल इंडिया का पार्ट है। ऐसा तो कोई पार्ट नहीं है कि भाई हम अपनी इंटरनेट कंपनीज बनाएंगे, ऐसा तो कोई पार्ट नहीं था, ठीक है। 1 हटा देते हैं, 1 हटा तो क्या हुआ 2 एंड 3, 3 सही है। 2 के बारे में हम देखते हैं। इस्टेब्लिशिंग अ पॉलिसी फ्रेमवर्क टू इनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस दैट कलेक्ट बिग डेटा टू बिल्ड देयर लार्ज डेटा सेंटर्स विद इन आवर नेशनल जोग्राफिक बाउंड्रीज। ऐसा कुछ है क्या भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है कि भाई हम बाहर की जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो डेटा कलेक्ट करती हैं उनसे बोलेंगे कि आप इंडिया में आओ, इंडिया में अपना फैसिलिटी क्रिएट करो और इंडिया में डेटा स्टोर करो, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ डिजिटल पेमेंट में है ही नहीं, डिजिटल इंडिया में है ही नहीं। डिजिटल इंडिया में तो डिजिटल पेमेंट, वाईफाई और ये सब का बढ़ाने की बात हो रही है, ठीक है। तो 2 भी गलत हो जाएगा। क्या आंसर हो गया, बी हो गया इसका आंसर, सिंपल है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।